नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि काफ़ी शानदार तरीके से आप लोगों ने फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया होगा। होली का त्यौहार था, आप लोग का फेवरेट त्यौहार होता है। आप लोगों ने काफ़ी सारी मस्तियाँ की होंगी, लेकिन एक कायदे से रह के, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। तो आप लोग सबको पता होगा कि प्रिकॉशन ही हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फेस्टिवल का जो भी दौर था फेस्टिवल का जो भी सेलिब्रेशन था, होपफुली आप लोगों ने ख़त्म कर लिया होगा। तो अब मूव करना है हम लोगों को अपने पढ़ाई, जो हम लोग का मेन मोटो है, जिससे हमारी सिलेक्शन हो सकती है मेरे एग्ज़ाम में। तो वहाँ आप चलते हैं। ठीक है, सॉरी आज के लिए, क्योंकि आज करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं आ पाया, कुछ व्यवधान के कारण। जो भी करंट अफेयर्स के वीडियो बना रहे थे, एक मैम थी, उनका तबीयत ख़राब था, और सर भी होली के सेलिब्रेशन में काफ़ी व्यस्त थे। तो दैट्स वाई वीडियो नहीं आ पाया, और बहुत सारे रीज़न रहे थे जिसके कारण से ऐसा हुआ। तो मैं सोचा कि आप लोगों के लिए कोई वीडियो आना चाहिए, वो भी करंट अफेयर्स के। तो अभी मैं रिसेंटली करंट अफेयर्स का वार्षिकांक का पार्ट 1 लाया था, और ये जो वीडियो है वो पार्ट 2 है। उसमें मैं 25 या 50 क्वेश्चन में कराया था, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स, जैसे आपका LDC का पेपर होने वाला है, MTS का अपकमिंग डेज में एग्जाम्स होगा। जो भी लोग स्टेट का एग्ज़ाम मतलब फॉर्म भरते हैं, जैसे झारखंड PCS हो गया, उसका पेपर है, बिहार दरोगा का पेपर है, फिर UP PCS का पेपर होगा। तो जितने भी लोग अभी मतलब फॉर्म भरे हैं, सारे लोग का पेपर बहुत जल्द ही आने वाला है। ठीक है, तो जो भी पेपर आने वाला है, वहाँ पे करंट अफेयर्स का जो सेक्शंस होता है, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। तो ये इतने सारे चीज़ों को मैं दिमाग में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आ रहा हूँ, जो भी मतलब पूरे आपका निचोड़ है 1 साल का, जिसमें सारे क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो सारे क्वेश्चंस को मैं इकट्ठा किया हूं और आप लोगों के लिए लेके आया हूं। ठीक है, तो जो लोग पार्ट 1 को नहीं देखे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज जाएं और पार्ट 1 को देख लें। और ये है हमारा पार्ट 2, जिसमें मैं 50 क्वेश्चन को यहाँ पे बताने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोग काफ़ी फायदा मिलेगा। और अगर जो यहाँ एक बार देख लेते हैं और घर में भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तो आपको कभी भी एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। ठीक है, क्योंकि LDC पेपर होता है, तो वहाँ पे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन GS का होता है, और उसमें मतलब आपका 25 क्वेश्चन GS का होता है, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का होता है। अगर बिहार दरोगा का ले लो, तो बिहार दरोगा का पेपर में 100 क्वेश्चन अगर GS से होता है, GK GS होता है, तो उसमें 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का होता है। तो करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट रखता है। अगर जो आपका करंट अफेयर्स अच्छा है, तो आपके एग्जाम में अच्छा करने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस यही सब मोटो को लेकर, यही सब बातों को लेकर मैं आप लोग के लिए ये वीडियो लाया हूँ। ठीक है, तो बस आप लोग देखिएगा और अपना प्यार दीजिएगा, होपफुली आपसे मिलेगा। ठीक है, तो जो लोग अभी चैनल पर न्यू जुड़े हैं, जो लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और ये जो घंटा का साइन है ना, बेल आइकन का, ठीक है, उसको दबा दें, ताकि आपको जो भी हमारी तरफ से अपडेट आए वो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं, जो आज का पहला प्रश्न है, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारे प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, एक भी प्रश्न ऐसे नहीं होंगे जो आपके एग्जाम दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो बस आप लोग वीडियो क्लास देखते रहिएगा और सब्र कीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन कराया जा रहा है काफी मजेदार प्रश्न है। ठीक है, तो बस देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना राय जरूर कमेंट में दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, और लोगों में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपका भला होगा, अगर लोगों को शेयर करो उनका भी भला होगा, तो वहाँ पे ब्लेसिंग्स गॉड के द्वारा मिलेगा आपको। ठीक है, तो जो भी है लोगों को हेल्प कीजिए भाई, इसी में दुनिया है, और कुछ तो है नहीं वैसे। तो ये पहला प्रश्न क्या है वो देखते हैं कि हाल ही में जारी वर्ष 2020 के भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? कौन सा सूचकांक है? भ्रष्टाचार धारण सूचकांक। तो ये जो है उसमें भारत का स्थान 86 मिला है। 2019 में ये स्थान भारत का 80 था। ठीक है, 80 स्थान था। और ये जो रिपोर्ट जारी किया जाता है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। किस द्वारा जारी किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ठीक है ना, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो रिपोर्ट है, भ्रष्टाचार सूचकांक रिपोर्ट है, वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या होता है? जो भी हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोकना। ठीक है, जो भी लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके उद्देश्यों को रोकना। तो यही है आपका भ्रष्टाचार सूचकांक। देखिए इसमें जो होता है 0, अगर मान लीजिए 0 और 100 है। ठीक है, 0 और 100 है, इसमें जो जिसका स्थान 0 रहेगा, ठीक है, जिसका स्थान 1 रहेगा, वो सबसे कम
भ्रष्टाचार होगा, और जिसका स्थान 100 रहेगा वो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होगा। ठीक है, और इसमें जो टॉप किया है, जो टॉप कंट्री है जो सबसे कम भ्रष्टाचार किया है, वो डेनमार्क है। कौन है? डेनमार्क। और दूसरा उसमें हो गया आपका न्यूजीलैंड हो गया, फिर फिनलैंड हो गया, फिर सिंगापुर हो गया। ये आपका फिनलैंड, सिंगापुर और डेनमार्क वगैरह का नाम सुनते ही रहते होंगे, आइसलैंड का नाम सुनते ही होंगे। ये लोग हमेशा लाइमलाइट में रहता है, चाहे कोई भी इंडेक्स हो इसमें टॉप तो वो करेगा ही। ठीक है, तो फर्स्ट पे हो गया डेनमार्क, सेकंड पे न्यूजीलैंड, हालांकि सेकंड थर्ड ये सब इंपॉर्टेंट है नहीं, फर्स्ट जो है डेनमार्क वो इंपॉर्टेंट है। और लिस्ट पे कौन रहा है, सबसे लास्ट कौन रहा है? लिस्ट पे आपका रहा है साउथ सूडान। साउथ सूडान ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट का कंट्री है। साउथ सूडान, सोमालिया, ये सब जो है वो लिस्ट पे सबसे नीचे रहा है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो था आपका मतलब भ्रष्टाचार धारण सूचकांक था, उसमें भारत का स्थान सॉरी माफ कीजिएगा 86 मिला है। कितना मिला है? 86 मिला है। अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हाल ही में किसे 42वें उपसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ये जो आपका उपसेना प्रमुख होता है वो क्या होता है? ये थल सेना का जो उपसेना प्रमुख है वो थल सेना का भारतीय सेना का दूसरा सबसे अधिक श्रेणी का अधिकारी होता है। जो आपका थल सेना का अधिकारी होता है ना, उसमें सेकंड रैंक पे ये आता है उपसेना प्रमुख। ठीक है, और ये जो है वो सीपी मोहंती जी को 42वें उपसेना के प्रमुख के रूप में बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, कौन सा अवार्ड है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ठीक है, तो ये जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार है वो संगठनों को भी दिया जाता है और किसी विशेष व्यक्ति को भी दिया जाता है। ये जो अवार्ड है वो हमेशा दो लोगों को नहीं, एक संगठन को और एक इंसान को दिया जाता है। ठीक है, संगठन को जो दिया जाता है उसमें 51 लाख दिया जाता है और एक आपका प्रमाण पत्र होता है। ठीक है, और जो व्यक्ति को दिया जाता है वो व्यक्ति को 5 लाख दिया जाता है। ठीक है, 5 लाख और एक प्रमाण पत्र। ठीक है, अगर एक संगठन ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है तो वो 51 लाख दिया जाता है और व्यक्ति को 5 लाख दिया जाता है। ठीक है, और इस बार का जो प्राइज मिला है, इस बार का जो आपका सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है वो राजेंद्र कुमार भंडारी को व्यक्तिगत के रूप में 5 लाख जो मिला है राजेंद्र कुमार भंडारी को, और जो ऑर्गेनाइजेशन को मिला है वो सीड। ठीक है, मैं फिर से अच्छी तरीके से मैं लिख देता हूं ताकि आपको चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। ठीक है, सीड S4 हो गया, आपका हिंदी में बता देता हूं, सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी। ठीक है, तो इसका मैं बता सकता हूं आपका सस्टेनेबल आपका हो गया इन्वायरमेंट, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट और सोसाइटी। तो सीड को आपके 51 लाख से पुरस्कृत किया गया। ठीक है, तो एक व्यक्ति जो राजेंद्र कुमार भंडारी, एक आपका ऑर्गेनाइजेशन जो सीड, उन दोनों को ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया है। और ये जो अवार्ड का घोषणा किया जाता है, ये अवार्ड का जो घोषणा किया जाता है वो सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती पे किया जाता है। ठीक है, तो ये जो हर साल जो होता है ये 23 जनवरी को, हर साल 23 जनवरी को ये अवार्ड से लोगों को सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो ये जो था सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार वो राजेंद्र कुमार भंडारी को और सीड ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, ये दो एक संस्थान को, एक व्यक्ति को पुरस्कृत किया गया। अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि हाल ही में कौन 2 एक्सप्रेस पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? हाल ही में कौन 2 एक्सप्रेस पर हवाई पट्टी वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये उत्तर प्रदेश है। हवाई पट्टी में समझ रहे हैं आप, ऐसा आपका एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है जहां पे जो भी आपके जेट विमान हैं या फिर मिराज आपका 2000 है, जगुआर है, सुखाई 30 हो गया, उसको उतारना है। ठीक है, ऐसा एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है कि जहां पे जो प्लेन वगैरह है उसको उतार सकते हैं, फाइटर प्लेन वगैरह है उसको उतार सकते हैं। तो यही होता है हवाई पट्टी। ठीक है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे 3300 मीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। ठीक है, 3300 मीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण कहां किया गया है? पूर्वांचल एक्सप्रेस पर। ये जो था वो दूसरा था। ठीक है, हालांकि यूपी में ही एक पहला भी मतलब वहां पे हवाई पट्टी बनाया गया था जो आपका लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पर था। ठीक था, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर था। ठीक है, जो कि फर्स्ट आपका ये हवाई पट्टी बनाया गया था। ठीक है, और एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी आपातकालीन लैंडिंग
और लड़ाकू विमान जैसे टेक ऑफ की सुविधा को कराने के लिए इसको डिजाइन किया गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली के रूप में मिराज 2000 को उतारा गया, जगुआर को उतारा गया, सुखोई 30 को उतारा गया, ठीक है। तो ये सब जो सारे प्लेन हैं वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे उतारा जा चुका है, ठीक है। तो ये जो है हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश बन गया, ठीक है। ये 2 एक्सप्रेसवे वहां पर बनाया गया है। पहला जो था वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे था और दूसरा था आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ठीक है। तो 2 एक्सप्रेसवे था जहां पे हवाई पट्टी का निर्माण किया गया, जो कि आपके लड़ाकू विमान हो गया या फिर आपातकालीन लैंडिंग के लिए ये निर्माण कराया गया, ठीक है। तो ये भी प्रश्न जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हाल ही में घोषणा के अनुसार कितनी हस्तियों को पद्म सम्मान से 2021 में मिला है? पद्म सम्मान मतलब पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म श्री हो गया। तो ये तीनों अवार्ड को मिलाकर पद्म सम्मान बोला गया। तो कुल 119 लोगों को पद्म सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक क्वेश्चन थे कि मतलब रोहित शर्मा क्रिकेटर जो है रोहित शर्मा, उनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का आंसर आप लोगों के द्वारा कमेंट में मैं चाहता हूं, ठीक है। आप लोग कमेंट में जाकर देखिए और वहां पे लिखिए कि रोहित शर्मा को पद्मश्री से या पद्म विभूषण से या पद्म भूषण से, इन तीनों अवार्ड में से कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में करना है और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के द्वारा ये कमेंट किया जाएगा, ठीक है। अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न काफी शानदार है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021 का मुख्य विषय क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य सर्वेक्षण क्या है? तो कोविड-19 योद्धा, ठीक है। देखिए अभी जो भी सर्वेक्षण आएगा या जो भी उसका जो थीम आएगा वो कहीं ना कहीं कोविड से रिलेटेड होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं कोविड से ये चीज़ें रिलेटेड होगा, क्योंकि अभी कोविड का जो भी है मतलब आपका कोविड का पराक्रम कह सकते हैं, कोविड का दौरा चल रहा है, ठीक है। हम लोग को काफ़ी प्रभावित कर रहा है। अभी आप लोग सुने होंगे कि प्रवेश रावल हो गए या फिर आपका सचिन तेंदुलकर हो गए, आपके यूसुफ पठान हो गए, इतने बड़े आमिर खान हो गए, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो काफ़ी प्रिकॉशंस में रहते हैं और उन लोगों को कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। तो सोच लीजिए हम लोग तो काफ़ी बुरी तरीके से रहते हैं, ना मास्क पहनना, ना प्रॉपर्ली हैंड को सैनिटाइज करना, ना वॉश करना। तो देख लीजिए आप लोग कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो लोग इतने अच्छी तरीके से रह रहे हैं और उन लोगों को कोविड पॉजिटिव हो रहा है और हम लोग इतने बुरी तरीके से रह रहे हैं। तो हम लोगों को कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उन लोगों के पास में संसाधन भी बहुत है, अगर जो कुछ होता भी है तो तुरंत क्योर हो सकते हैं वो, लेकिन हमारे पास ना ही अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, ना हम लोग इकोनॉमिकली उतने स्ट्रांग हैं कि तुरंत अपने आप को क्योर करा सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम लोग क्या करना है, हम लोग को प्रिकॉशन ही लेना है, मास्क को प्रॉपर्ली तरीके से पहनना ही है, हैंड को सैनिटाइज करना ही है, हैंड को वॉश करना ही है, ठीक है। और सोशल डिस्टेंसिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको तो करना ही है। लोगों जब भी जहाँ पे भीड़ हो वहाँ पे आप लोग को नहीं रहना है। ये चीज़ें जो है देखिए हम लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, नो डाउट हम लोग झेल सकते हैं, लेकिन हम लोग एक चेन बन सकते हैं, ठीक है। हम चलिए हमको वो इन्फेक्ट नहीं किया, हम लोगों को वो परेशान वो नहीं करेगा, लेकिन हमारे घर में वृद्ध व्यक्ति होते हैं, हमारी माँ, हमारी दादी, हमारे दादाजी, जो भी लोग होते हैं, तो उन लोगों को ये परेशानी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम हम लोग कंपेरिजन में काफ़ी खराब होता है, ठीक है। उन लोगों को जल्दी इन्फेक्ट कर सकता है, हम लोगों को बाद में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर जो हम खराब तरीके से रहते हैं तो हमारे घर, हमारे परिवार जो है इन चीज़ों से फेस करना पड़ सकता है, इन चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है। तो बस आपके हाथ में है कि आप क्या चाहते हो, अपने परिवार को अच्छा रखना चाहते हो या बुरा रखना चाहते हो, इट्स अप टू यू। तो आप देख लो आपको प्रिकॉशन में रहना है या नहीं रहना है, ठीक। चलिए छोड़िए ये सब तो बातें हैं आपके मोरल का, अब बात करते हैं प्रश्न का, ठीक है। प्रश्न है, काफ़ी शानदार प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस के परेड में निम्न में से किस राज्य के झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया? काफी शानदार प्रश्न है और आप लोगों को काफी बार ये पता ही होगा और हमारे करंट अफेयर्स को आप लोग देखते होंगे तो वहां पे ये क्वेश्चंस कराया जा चुका है। ऑलमोस्ट सारे प्रश्न जो है यहाँ पे सारे प्रश्नों को कराया जा चुका है, क्योंकि जितने सारे प्रश्न हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है और हम लोग वही कराते हैं जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस के परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है? तो उत्तर प्रदेश। आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश का जो झांकी था वो अयोध्या में जो बन रहा राम मंदिर है उनसे ही संबंधित था, ठीक है। तो उन्हीं को राम मंदिर जो था, जो अयोध्या में जो भव्य श्री राम मंदिर बन रहा है, तो उन्हीं को फर्स्ट प्राइज से, फर्स्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कहाँ? गणतंत्र दिवस के परेड में। तो ये उत्तर प्रदेश के
उत्तर प्रदेश राज्य के झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग कहीं भी अपने माइंड में रख लीजिएगा। ठीक है, अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त किया है? तो ये जो बासमती चावल जो है वो पाकिस्तान का है और ये जो है वो जीआई टैग प्राप्त किया है। जीआई टैग से मुझे याद आया, श्वेता मैम के द्वारा काफी शानदार वीडियो लाया गया था जीआई टैग पे, तो जो लोग अभी तक नहीं देखे होंगे तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज आए और देखिए। वहां पे सारे जीआई टैग को जो भी मिला है रिसेंटली, जिन जिन राज्य को जिन जिन चीजों को मिला है वो सारे को वहां पे कंक्लूड किया गया है। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, क्योंकि वहां पे बहुत ही अच्छे फैक्ट्स के साथ में दिया गया। अगर जो आप लोग देखते हो तो आप एग्जाम में बिल्कुल सही करते हो। यहां से प्रश्न आते हैं, जीआई टैग से प्रश्न आते हैं, तो आप लोग जाइए और देखिए। ठीक है, अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, संसद ने पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस साल देश की अर्थव्यवस्था में कितनी प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? जो संसद के द्वारा जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है, जो बजट पेश किया जाता है, उनके अनुसार इस साल देश की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज होगी? तो 7.7% जो है। अभी कोविड जो है वो हम लोग को काफी परेशान किया है, चाहे वो हम लोग व्यक्ति के रूप में या फिर हमारे इकोनॉमी को, ठीक है, या फिर हमारे ट्रेड को, जो भी चीजें हैं इनसे कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली परेशानी झेलना पड़ा है। ठीक है, लोगों को फेस करना पड़ा है। तो जो है इस साल जो है वो आपके अर्थव्यवस्था में 7.7% का गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021 से 22 में देश की आर्थिक तरक्की जो है उनकी रफ्तार कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? तो 11% जो है वो आर्थिक विकास की रफ्तार को ऊपर जाने का उम्मीद किया जा रहा है। अब देखते हैं होता क्या है। हालांकि अभी कोविड फिर से अपने रूप में आ गया है तो परेशानी तो झेलना पड़ सकता है। तो ये जो ग्राफ है वो ऊपर जाता है या फिर कहीं ना कहीं नीचे आता है, वो आगे देखते हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न है, जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत को 7वें स्थान पे रखा गया है। कौन से स्थान पे रखा गया है? 7वें स्थान पे भारत को रखा गया है। कौन से इंडेक्स में? जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। ये जो सूचकांक है वो जलवायु संबंधी भयानक जलवायु घटनाओं जैसे तूफान हो गया, बाढ़ हो गया या हीट वेव हो गया, इस सारे के प्रभाव को हद तक देश और क्षेत्र को प्रभावित करता है। इसका विश्लेषण जो है वो ये जर्मन वॉच ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स करता है। ठीक है, और जो भारत का स्थान है वो 7वें है और इसमें जो टॉप किया है वो मोजाम्बिक है और जिम्बाब्वे। ठीक है, तो ये जो है जो टॉप किया है वो मोजाम्बिक है और भारत का स्थान कौन सा है? 7वें है। तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने की अनुमान लगाया गया है? संयुक्त राष्ट्र वर्ष में जो कैलेंडर वर्ष होता है, कैलेंडर वर्ष क्या होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। जो हमारा फिनेंशियल ईयर होता है वही तो हमारा कैलेंडर वर्ष होता है। तो वो जो है वो भारत को जो आर्थिक वृद्धि रहने का उम्मीद किया जा रहा है वो 7.3% ऊपर जाने का, बूस्ट करने का उम्मीद किया जा रहा है। ठीक है, अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन की पहल की शुरुआत की है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार ये एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, क्योंकि एलडीसी का जो पेपर आने वाला भी तो उसमें काफी ज्यादा सेट बनता है, लगभग 70 से 80 100 सेट के आसपास बनते हैं, जो मतलब हर दिन 3 पेपर होता है। तो ऐसे ऐसे बहुत दिन तक एग्जाम चलता रहता है। तो जब बहुत दिन तक एग्जाम चलता रहेगा तो भाई क्वेश्चंस कहाँ से आएगा? तो क्वेश्चंस तो पूरा 2020 पूछा जाएगा, 2019 में घुस जाएगा, 2021 में जो रिसेंटली हुआ, सारे चीज़ों को, सारे क्वेश्चंस को, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे ये प्रश्न पूछने का काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन की पहल की शुरुआत की है? ये महाराष्ट्र में जेल पर्यटन मतलब जेल का पर्यटन करना, जेल में घूमना। ठीक है, तो ये जो है वो आप लोग नाम सुने होंगे, पुणे का इंपॉर्टेंट जेल यरवदा जेल, जहां पे आपके संजू बाबा मतलब क्या कह सकते हो, उनका क्या नाम है भाई, मैं नाम भी भूल रहा हूं, पता नहीं, जो भी है संजू बाबा मतलब संजय दत्त। ठीक है, संजय दत्त को भी रखा गया था। हमारे
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी वहां रहे थे। ठीक है, तो ये नर्मदा जेल को जेल पर्यटन के लिए एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया जा रहा है। वो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र कहाँ है, मतलब पुणे में किया जा रहा है। पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो पुणे स्थित जो 150 वर्ष पुरानी नर्मदा जेल है, वहां पे ये पहल की शुरुआत की गई है, जहां पे आम लोगों को ऐतिहासिक जेलों को निकट से देखने का मौका मिलेगा। ठीक है, जो भी आम लोग हैं, जो भी हमारे देश के आम लोग हैं, जो भी हम हैं, आप हैं, जो भी है, और जो उनको देखना है तो उनको निकट से नर्मदा जेल को अवलोकन करने का, देखने का मौका मिल सकता है। ठीक है, इस पहल के माध्यम से स्कूल, कॉलेज, ठीक है, स्कूल कॉलेज में जो भी लोग छात्र लोग पढ़ रहे हैं या फिर जो भी इतिहास के जानकार लोग हैं, उनको ये चीज़ों को देखने का अनुभव मिल सकता है और वो इन चीज़ों से अवगत हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो जेल पर्यटन है वो महाराष्ट्र राज्य में स्टार्ट किया जा रहा है, माफ कीजिएगा, और ये महाराष्ट्र के पुणे के नर्मदा जेल में ये जेल पर्यटन की सुविधा शुरुआत की जा रही है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी ज्यादा पूछने का इसको चांसेस है आपके एग्जाम में। काफी ज्यादा अच्छा प्रश्न है कि अपने जो देश का दूसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसका नाम है पद्म विभूषण, वो जो है वो भारत के लोगों को नहीं मिल रहा है, भारत के अन्य लोग को, भारत से अन्य लोगों को, जैसे जापान के जो आपके प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे, अभी तो आपके योशिहिडे सुगा जी आ गए हैं, शिंजो एबे जो थे उनका बिगड़ती तबियत खराब होने के कारण इन्हें वो अब खुद से मतलब अपने पद को छोड़ दिए और इनके एब्सेंस में योशिहिडे सुगा को वहाँ के प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, तो ये शिंजो एबे जी को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि जापान की मतलब जो कि हमारे भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, तो ये जो है अवार्ड, ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बार पूछने का उम्मीद किया जा रहा है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्पेन और किस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? स्पेन और किस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये जो है वो फ्रांस के साथ में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो कुल 40 लोगों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार से सम्मानित करने का मंजूरी दिया गया है। ये जो जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार है, ये क्या है भाई? इसमें तो आपको समझना पड़ेगा, रट्टा मारने से तो होता नहीं चीज़ों को। आप रट्टा मार लिए, कल भूल जाओगे, एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाओगे, एग्जाम में अच्छा कर नहीं पाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सिलेक्शन करने के लिए आपको प्रपलित तरीके से समझना पड़ेगा क्वेश्चंस को। ठीक है, तो प्रश्न क्या है? जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार। जीवन रक्षा मतलब क्या होता है? जीवन को रक्षा करना। ठीक है, तो ये पुरस्कार किसी को जीवन रक्षा करने के लिए ही ये अवार्ड दी जाती है। ठीक है, ये पुरस्कार जो है वो किसी व्यक्ति को संकट में पड़े जीवन को बचाने और उसकी मदद करने के लिए ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो कुल 40 लोगों को ये जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार को प्रदान करने की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा मंजूरी दिया गया है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी ज्यादा पूछने का चांसेस है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। कौन सा दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अभी रिसेंटली जल दिवस हुआ है तो वो भी इंपॉर्टेंट है, वानिकी दिवस हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी दिवस है वो हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो जो हर दिन का आता है वहाँ पे कंक्लूड किया जाता है, वहाँ पे दिया जाता है। तो अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग को फायदा मिल रहा होगा, नहीं देख रहे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है जाके देखिए। हर दिन 20 से 30 मिनट का कोई वीडियो रहता है, 30 से 35 मिनट का वीडियो होता है और उसमें जो प्रश्न क्या आते हैं 7-8 प्रश्न होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछने का चांसेस होते हैं और उससे संबंधित आपके हर प्रश्न में 5 प्रश्न होंगे उससे संबंधित जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछने का काफ़ी ज़्यादा उम्मीद भी किया जाता है। वो आपका स्टैटिक हो जाए या फिर जैसे भी हो जाए, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोलिफिक वीडियो होता है हर दिन का। ठीक है, तो आप लोग नहीं देखते हो तो जाइए और देखिए। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि अमेरिका में बाइडेन प्रशासन में निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है?
देखिए ये जो भारतवंशी हैं, इसीलिए ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर जो कोई अमेरिका का ही चीफ ऑफ स्टाफ बनते तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये भारतवंशी हैं, भारत से इनका संबंध है, इस कारण से ये क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम के लिए मतलब महत्वपूर्ण बन सकता है, ठीक है। तो अमेरिका में बाइडेन प्रशासन में इनमें से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया है? तो तारक शाह को चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, नॉट बल पुरस्कार, ठीक है, बाल पुरस्कार 2021 निम्न में से कितने बच्चे को चयनित किया गया है? कौन से अवार्ड है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021। अच्छा, ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 होता क्या है और ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? भाई आप रीजन को समझोगे तभी चीजों को कोरिलेट कर पाओगे, तभी क्वेश्चंस को याद रख पाओगे, तभी एग्जाम में अच्छा कर पाओगे, तभी आपका रिजल्ट हो पाएगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 का जो मतलब अवार्ड है वो कुल 32 लोगों को दिया गया। और 32 लोगों को दिया क्यों गया? तो ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है वो लोगों को, बच्चे लोगों को शैक्षणिक, खेल, कला, संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी के क्षेत्रों में असाधारण क्षमताओं के लिए, मतलब जो लोग पे एक डिफरेंट लेवल का मतलब स्ट्रेंथ है, उन लोगों को ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। जो भी मतलब काफ़ी लोग इंटेलेक्चुअल हैं, दिमाग से काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, या फिर जो खेल के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब इनक्रेडिबल टाइप कह सकते हो कि मतलब एक मतलब नॉर्मल वे में नहीं, अब नॉर्मल कह सकते हो, ठीक है। असाधारण मतलब वही अब नॉर्मल होता है। कला, जिनका आर्ट जो है वो बिल्कुल अनडिफाइंड हो, बिल्कुल एक मतलब मजेदार टाइप को जिसे देख के दिमाग हिल जाए, ठीक है। समाज सेवा, जो बच्चे समाज सेवा कर रहे हैं, और जो लोग बहादुर है, जो बच्चे लोग जो काफ़ी छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, आप लोग सुनने देखे होंगे अवार्ड का जो फंक्शन हुआ होगा वहाँ पे देखे होंगे, काफ़ी छोटे छोटे बच्चे थे और वो लोग एक काफ़ी बड़े बड़े लोगों का जान बचाए और काफ़ी मतलब बड़े बड़े जानवरों का जान बचाया, ठीक है, जानवरों तक का हेल्प किए वो बच्चे, ठीक है। तो इसीलिए अवार्ड जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 जो है वो सम्मानित किया गया कितने बच्चों को? 32 बच्चे को, ठीक है। अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना लॉन्च किया है? पंख योजना के बारे में यह प्रश्न है। तो पंख योजना जो है वो मध्य प्रदेश के द्वारा ये योजना को लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश एमपी के द्वारा ये जो पंख योजना है वो लॉन्च किया गया है। एमपी के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जो है वो 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर, 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ये अभियान शुरू किया है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? तो किशोरी जो भी बच्चे, किशोरी लोग, जो भी छोटे लोग हैं, छोटे बच्ची हैं, उन लोगों को सुरक्षा, जागरूकता, पोषण, जानकारी और स्वास्थ्य के और स्वच्छता से जोड़ते हुए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उन्हें विकास सुनिश्चित कराया जा सके। उन लोगों को, जो भी बच्ची हैं, उनको सुरक्षा दिया जाए, उन लोगों को जागरूक किया जाए, अच्छी न्यूट्रिशन वगैरह मिले, अच्छी पोषण वगैरह मिले, ठीक है, और मतलब सारे एस्पेक्ट से उन्हें हेल्प किया जाए। इसीलिए ये पंख योजना का इनिशिएटिव स्टार्ट किया कहाँ? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न है 1 जनवरी 2021 को कितने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये काफी इजी प्रश्न है। सुनीत शर्मा को ये जो मतलब रेलवे बोर्ड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो काफी बार ये प्रश्न पूछने का चांस है, तो बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा कि जो रेलवे के सीईओ हैं वो सुनीत शर्मा जी हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है, देखिए कि भारतीय रेल द्वारा दिसंबर 2020 में प्रस्तुत नेशनल रेल प्लान को प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? भारतीय रेल द्वारा दिसंबर 2020 में प्रस्तुत नेशनल रेल प्लान को प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो जनवरी 2021 जो कि बीत गया है, वहां तक इसका लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि क्रिकेट की बाइबल कही जाने वाली विजडन पत्रिका आईसीसी की टाइम सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग के आधार पर चुनी गई सर्वश्रेष्ठ वनडे एकादश में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो हमारे देश के ऑलराउंडर और वर्ल्ड कप विजेता कपिल देव जी जो हैं वो आईसीसी के ऑल टाइम सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग के आधार पर चुनी गए सर्वश्रेष्ठ वनडे एकादश में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं, ठीक है। और ये जो क्रिकेट की बाइबल किसको कहा जाता है?
ये विजडन पत्रिका को कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि विजडन पत्रिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो क्रिकेट की बाइबल। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि किस भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। तो नीतल नारंग जी को भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये पहली महिला अध्यक्ष है, इसलिए प्रश्न आपको पूछने का चांस है। नीतल नारंग जी को पहली सॉफ्टबॉल महासंघ की महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए कि 25 दिसंबर 2020 को देश भर में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया गया। केंद्र सरकार वर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। तो मतलब किस वर्ष से ये ईयर को मनाने की घोषणा किया गया है, तो वर्ष 2014 से 25 दिसंबर 2020 को देश भर में राष्ट्रीय सुशासन दिवस यानी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर ये जो दिवस है वो मनाने का घोषणा किया गया है। और 2014 से ये जो दिवस है वो मनाया जा रहा है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि भारत के पहले जेंडर हब के संदर्भ कथन को चुने। भारत के पहले जेंडर हब के संदर्भ को कथन को चुने। तब अगला ऑप्शन जो है क्या है कि भारत के जेंडर हब तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया जाएगा। बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, तो ये जो है ये स्टेटमेंट जो बिल्कुल सही नहीं है। अगला है कि यह जेंडर हब जो है वो संयुक्त राष्ट्र महिला के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। तो बिल्कुल है, ये राष्ट्रीय महिला के सहयोग से ही स्थापित किया जाएगा। यह जेंडर पार्क जो है वो लैंगिक समानता के लिए दक्षिण एशिया में हब के रूप में कार्य करेगा। तो ऑप्शन डी हो गया, बी और सी दोनों सही है। ठीक है, ये जो प्रश्न है वो काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 2020 में जारी हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है। जैसा कि आपको नाम पता चल रहा होगा, हरित पथ मोबाइल ऐप। तो देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा कि हरित मतलब कहीं ना कहीं हरा भरा का कुछ सीन आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन को टर्मिनेट कीजिए, कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर जो आपको चीजें याद नहीं है स्पष्ट रूप से तो आप कैसे ऑप्शन काट सकते हैं। तो इसके देखिए 4 में जो इनमें से कोई नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं इसका। बाहों का संरक्षण जो कि बिल्कुल भी नहीं होगा। हरित से हरा भरा से बाघ का क्या अभिप्राय है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। सिंचाई का निरीक्षण करना ये हो सकता है, दिमाग लग सकता है। और राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण, देखिए वृक्षारोपण, वृक्ष वगैरह से हरा भरा हमारा पर्यावरण हो सकता है। तो ये जो ऑप्शन है वो ज्यादा होने का चांसेस हो सकता है और यहाँ पे हम लोग सही कर सकते हैं। ठीक है, तो 2020 में जारी हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्ष को रोपना यानी वृक्ष को लगाना। ठीक है, ये जो है वो NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन है, ये मोबाइल एप्लीकेशन है हरित पथ मोबाइल ऐप, वो NHAI के द्वारा स्टार्ट किया। ठीक है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्गों के वृक्षारोपण की निगरानी करने के लिए ये ऐप को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये जो है NHAI के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में हाल ही में मुख्यमंत्री सौर रोजगार योजना प्रारंभ हुआ। सौर रोजगार योजना किस राज्य में प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो ये जो है वो उत्तराखंड में स्वयं रोजगार। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, नहीं सॉरी होगा। सौर रोजगार जो है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा ये सौर रोजगार जो है योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, और इस योजना का जो उद्देश्य था वो युवाओं को स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ये योजना स्टार्ट किया गया। ठीक है, और जो हरित ऊर्जा को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी इसमें 2 है, जो युवाओं को स्वरोजगार और हरित ऊर्जा को उत्पादन बढ़ावा के लिए ये योजना सौर रोजगार योजना स्टार्ट किया गया। कहाँ? उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है। संयुक्त राज्य के प्रतिनिधि सासकावा पुरस्कार 2019 के किसे दिया गया है। जो 2019 के आपको सासकावा पुरस्कार होता है वो किसे पुरस्कृत किया गया है। तो ये पीके मिश्रा यानी प्रमोद कुमार मिश्रा जी को सासकावा अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और सासकावा जो पुरस्कार है वो संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार में से एक है। ठीक है, तो ये जो है वो संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, जो कि प्रमोद कुमार मिश्रा जी को यानी पीके मिश्रा जी को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन सा अवार्ड है? सासकावा पुरस्कार 2019, जो कि संयुक्त राज्य यानी आपके संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, राज्य नहीं, संयुक्त राष्ट्र का आपका सबसे सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। सर्वाधिक नहीं, सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ठीक है, तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास
जिममेक्स 2020 संपन्न हुआ। जिममेक्स, देखिए आपको ऑप्शन से चीज़ों को कैसे टर्मिनेट करना है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये जो अवार्ड है वो, ये जो मतलब अभ्यास है वो भारत का है, तो भारत का हो गया I फॉर इंडिया। और J फॉर कौन हो सकता है, तो ऑप्शन में देखिए श्रीलंका का यस आता है, तो ये जो कि बिल्कुल नहीं होगा। सिंगापुर का यस आता है जो कि बिल्कुल नहीं होगा। रूस का आर आता है जो कि बिल्कुल नहीं आता, होगा कौन, जापान होगा। तो भारत और जापान के बीच में, और ME मतलब मिलिट्री, M मतलब मिलिट्री नहीं, आपका जो जल में होता है, ठीक है, जो जल में होता है आपका, जो क्या कह सकते हो, मतलब मैरीटाइम अवार्ड, मैरीटाइम अभ्यास, ठीक है, मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है वो भारत और जापान के बीच में ये अभ्यास संपन्न हुआ, ठीक है। और ये जो है वो उत्तरी अरब सागर में किया गया। कहाँ किया गया, उत्तरी अरब सागर में ये द्विपक्षीय अभ्यास जो है उसका संचालन किया गया। कौन कौन से आपके देश मिलकर, भारत और कौन, जापान, ठीक है। तो ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है, कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है। कोविड-19 को जो महामारी यानी पैनाडेमिक, नॉट एपिडेमिक, पैनाडेमिक कहने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो हरियाणा जो है वो कोविड-19 को पैनाडेमिक कहने वाला, पैनाडेमिक मतलब बोलने वाला पहला राज्य था। और जो सबसे पहला राज्य जो था जहां पे कोविड-19 के लिए कर्फ्यू लगाया गया वो पंजाब था। कौन था, पंजाब था। और आई थिंक केरल में इसका कोविड-19 का प्रकोप सबसे पहले दिखा था, ठीक है। तो ये सब जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य के डल्ले खुर्सानी मिर्च को GI टैग दिया गया। तो ये जो है वो सिक्किम का मिर्च है, सिक्किम का जो लाल चेरी मिर्च है, सिक्किम का लाल चेरी मिर्च है, जिसको स्थानीय रूप में डल्ले खुर्सानी भी कहते हैं, ठीक है, उसको GI टैग प्रदान किया गया, ठीक है। और विशेष रूप से मतलब इसे जो दुनिया का सबसे गर्म मिर्च का माना जाता है, ठीक है। ये जो डल्ले खुर्सानी मिर्च है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे गर्म मिर्च है, ठीक है, सबसे गर्म मिर्च का इसको दर्जा दिया गया। और ये GI टैग के लिस्ट में जोड़ा गया, ठीक है। कहाँ का मिर्च है, सिक्किम का है। कौन सा मिर्च है, डल्ले खुर्सानी। अगला प्रश्न है, बॉलीवुड के प्रसिद्ध किस कॉस्ट्यूम डिजाइनर को अक्टूबर में निधन हो गया। जो बॉलीवुड का मतलब प्रसिद्ध कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे जिनका नाम क्या था, भानु अथैया था, जिनका अक्टूबर में निधन हो गया। और इनका नाम आप लोग जानते ही होंगे। और दूसरी बात, ये जो थे ऑस्कर अवार्डी थे, ऑस्कर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जा चुका था, ठीक है। तो ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में हो सकता है, ठीक है। ये बॉलीवुड के प्रसिद्ध कॉस्ट्यूम डिजाइनर जिनका नाम भानु अथैया था, और उनका निधन कहाँ हुआ था, मुंबई में हो गया था, ठीक है। ये जो थे वो फिल्म गांधी में कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। कब किया गया था, 1983 में इन्हें गांधी में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एवं यह जो पुरस्कार पाने वाली थी वो पहली भारतीय महिला थी, ठीक है। ये पहली भारतीय महिला नहीं, पहली भारतीय थी। सीधी सीधी बात लो कि ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली भारत की पहली महिला या भारत की पहली भारतीय कौन थी, तो ये भानु अथैया जी थी, ठीक है। भानु अथैया जो थी वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए ये प्रश्न भी मैं कराया हूँ, ये प्रश्न मैं ही कराया हूँ जब मैं करंट अफेयर्स का लेक्चर लेता था। अनफॉर्चुनेटली अभी मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ काम का संख्या बढ़ गया है, थोड़ा सा मेरा शेड्यूल जो है वो काफ़ी बिजी हो गया है, डेट्स वाई मैं नहीं ले पाता हूँ। बट जब मैं ले रहा था तो मैं सारे क्वेश्चंस को कराया था, ठीक है। अभी जो मैम लेती हैं वो काफ़ी अच्छे प्रश्न कराती हैं, आप लोग नहीं देखते हैं तो बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं, देखिए ज़रूर, ठीक है। तो ये जो है 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है वो ऐश्वर्या श्रीधर, काफ़ी सुंदर दिखती हैं ये ऐश्वर्या श्रीधर, नॉट ऐश्वर्या राय बच्चन, ये ऐश्वर्या श्रीधर जी हैं, ये भी काफ़ी सुंदर दिखती हैं, ठीक है। और ये जो है वो लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। ये जो थे मतलब 2020 का वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार, ठीक है, वे बेस्ट श्रेणी में भारत की ओर से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र एवं पहली भारतीय महिला, ठीक है। यह जो पुरस्कार का जो घोषणा किया जाता है वो लंदन में किया जाता है
और ये जो है वो प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय यानी हिस्टोरी म्यूजियम इन लंदन, हिस्ट्री म्यूजियम इन लंदन में ये पुरस्कार दी जाती है, जो कि हमारे देश के ऐश्वर्या श्रीधर जी को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा अवार्ड है? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से राज्यों में शाब्दिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? काफी इजी प्रश्न है, काफी हलवा प्रश्न है। तो मध्य प्रदेश जो है वो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य है। ठीक है, दूसरा में हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश और तीसरा में हो गया ये छत्तीसगढ़। पहला में मध्य प्रदेश, दूसरा में अरुणाचल प्रदेश और तीसरा में छत्तीसगढ़। ठीक है, ये 3 राज्य जो है वहां पे शाब्दिक वन क्षेत्र है। और सबसे ज्यादा कौन है? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पक्का ये प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में पुरुष एकल के विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में पुरुष एकल विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविच जो थे वो आपके डोमिनिक थिएम को, जो कि ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम हैं, उनको हराकर नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, वो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के पुरुष एकल का विजेता बन गए हैं। ठीक है, अब ये ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है, देखिए यहां से और क्वेश्चन कहां से आएगा वो मैं बता रहा हूं। ये जो ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है वो आपका जनवरी से लेके फरवरी के बीच में होता है। तो ये प्रश्न भी पूछ सकता है और ये प्रत्येक साल होता है, ये आपको पता होगा। और ये जो मतलब ये जो गेम है वो हार्ड कोर्ट पर ये गेम कराई जाती है। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है वो कौन से कोर्ट पे कराई जाती है? तो हार्ड कोर्ट पे ऑस्ट्रेलिया ओपन कराई जाती है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। और रनर कौन थे? डोमिनिक थिएम। ठीक है, नोवाक जोकोविच जो थे वो सर्बिया के हैं और डोमिनिक थिएम जो है वो ऑस्ट्रिया के हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहे सूर्याधर झील किस राज्य में है? सूर्याधर झील जो था वो काफ़ी आपके लाइमलाइट में था, वो किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में ये सूर्याधर झील है। ठीक है, और ये जो सूर्याधर झील जो है वो देहरादून के डोईवाला जिला में ये झील है। और इस झील का क्षमता जो है वो 77,000 क्यूब मीटर यहाँ पे पानी का रखने का क्षमता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में था। और ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा ये झील का उद्घाटन किया गया। ठीक है, कहाँ है? देहरादून के डोईवाला जिला में। ठीक है, तो ये उत्तराखंड में है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप सकता है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? देखिए ये चर्चा में है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे भी अगर आपको पूछेगा तो आप लोग सही बताओगे। तो ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो है वो पन्ना टाइगर रिजर्व है। और ये लाइमलाइट में क्यों रहा, इसके पीछे रीजन है। तो ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व है इसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया। ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को के द्वारा, ध्यान रखिएगा, यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया। ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो देश का 12वां और मध्य प्रदेश का 3रा। इससे पहले पंचमढ़ी और अमरकंटक जो है जो वर्ल्ड लाइफ नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल है, और तीसरा बन गया आपका पन्ना टाइगर रिजर्व। देखिए क्वेश्चन इसीलिए आता है, क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में कि पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो देखिए आप लोग टेंशन में जाएगा, भाई पन्ना टाइगर रिजर्व क्यों पूछ दिया? तो अरे लाइमलाइट में रहा, अभी करंट में रहा, रिसेंटली न्यूज में रहा, इसीलिए पन्ना टाइगर रिजर्व पूछ रहा है। तो क्वेश्चन पूछने का कहाँ से मोटो होता है वो आप लोग समझते जाइए। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हर दिन करंट अफेयर्स को फॉलो कीजिए, आपको चीजें बिल्कुल समझ में आएगा। आप चीजों को कोरिलेट करते रहोगे और बिल्कुल आप एग्जाम में सही करोगे। ठीक है, तो इसीलिए लेक्चर हर दिन लाई जाती है और इसीलिए आप लोग मैं बोलता हूं कि हर दिन देखा करो। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है कि नासा ने चंद्र पर यानी चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी को चुना है? तो जी हाँ, नोकिया, सबसे पुरानी कंपनी। आप लोग जो भी मोबाइल यूज करते होंगे तो उस समय नोकिया, जो हालांकि आज नोकिया का मार्केट बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कम गया है, लेकिन अभी फिर से नासा ने चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने का नोकिया को चुना है। ठीक है, यहाँ पे आपके 4G संचार प्रणाली ये विकसित करेगा, जो कि नासा ने 2024 तक मानव को चंद्रमा पर भेजने तथा मिशन आर्टेमिस के तहत वहां लंबे समय तक रहने के लिए खुदाई करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो ये जो है वो नासा सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया को सिलेक्ट किया, जहां पे 4G नेटवर्क
वहाँ नासा में भी मतलब सॉरी चंद्रमा पर भी 4G चलेगा भाई। तो जो लोग को यहाँ मतलब 4G चलाने में दिक्कत होता है, जो लोग को माँ बाप का ताना सुनना पड़ता है, तो वो मंगल पे जा सकते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा चीज़ हो रहा है जो कि नोकिया के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए। अगला प्रश्न है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर भारत के किस देश को स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े संगठन को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूली बस दान दिया गया? जो हमारा पड़ोसी मुल्क है नेपाल, नेपाल को ये 2 अक्टूबर गांधी जी के जयंती के शुभ अवसर पर भारत के द्वारा स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े संगठन को 41 बस और 6 एम्बुलेंस सेवा में प्रदान किया गया, ठीक है। भारत जो है वो नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी तथा विदेशी निवेश का स्रोत है, इसीलिए ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये जो है वो नेपाल को दिया जा रहा है। कब दिया गया? 2 अक्टूबर को दिया गया, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि विश्व आर्थिक मंच का 50वां वार्षिक शिखर सम्मेलन। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, हालांकि नेपाल जो है वो थोड़ा सा बदतमीज होता जा रहा है, हालांकि ये पलता है हमारे टुकड़ों पे ही। अगर जो हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट न करना बंद कर दे तो इनकी जो है वोट लग जाएगी, ठीक है। पर अभी फिलहाल वो चाइना के सपोर्ट में थोड़ा सा इनका भी मनोबल बढ़ गया है, और ये जो है हमारे कुछ राज्य के कुछ एरियाज़ को ये बताते हैं कि मेरे राज्य का, मेरे कंट्री का एरियाज़ है, ठीक है। तो इनका जो है थोड़ा सा मन बढ़ा है, इनके सैन्य लोगों का, इनका नागरिक, इनका देश के लोगों का। हालांकि इन्हें पता है कि मेरी औकात क्या है, तो ये चीज़ें इनको पता है, पर थोड़ा सा है किसी के मतलब सुलगाने पे, किसी को पिन मारने पे थोड़ा सा भभकता है इंसान। लेकिन भभकना कितना, एक लिमिट पर, आपका जितना औकात है उतना ही भभक सकते हो ना भाई। तो ये जो है नेपाल थोड़ा सा इनका किसी के बहकावे में थोड़ा सा आक्रोश इनका बढ़ा है, और आशा करते हैं कि ये आक्रोश जल्दी से जल्द दबेगा, क्योंकि इनको पता है कि मेरी औकात है क्या, ठीक है। चलिए छोड़िए, अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व आर्थिक मंच का 50वां शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो है वो स्विट्जरलैंड के दावोस में ये विश्व आर्थिक मंच का 50वां शिखर सम्मेलन 2020 का संपन्न हुआ। जबकि अगला जो है यानी 2021 का जो है वो सिंगापुर में, कहाँ होने वाला है? सिंगापुर में ये प्रस्तावित है। कहाँ, कब का? 2021 का। अच्छा, जो 2020 का जो आपका ये विश्व आर्थिक मंच का शिखर सम्मेलन हुआ था, उसका थीम क्या था? तो इसका था स्टेक होल्डर्स फॉर कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, ठीक है। क्या था? स्टेक होल्डर्स फॉर कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, ठीक है। ये जो था वो विश्व आर्थिक का 50वां शिखर सम्मेलन का थीम था, ठीक है। अगला जो होने वाला है 2021 में वो सिंगापुर में होने वाला है, तो बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो ये 2 सीट जो है वो अनुसूचित जनजाति का है, जिसमें आपके मनिहारी एक हो गया और एक कटोरिया, ठीक है, कटोरिया। ये 2 जनजाति, अनुसूचित जनजाति हैं जिन्हें आरक्षित सीट दी गई है। देखिए, जो भी लोग बिहार का पेपर देने वाले हैं, जिनका भी बिहार एसआई का पेपर है, उन लोगों के लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट प्रावधान की गई है, एक मनिहारी को दी गई है, एक कटोरिया जनजाति को दी गई है, ठीक है। तो ये 2 जो है वो अनुसूचित जनजाति को दी गई है, और कुल 38 सीट जो है वो आरक्षित सीट है, जो कि अनुसूचित जाति को दी जाती है। ये था जनजाति, और 38 सीट जो है वो जाति को दी जाती है, अनुसूचित जाति को दी जाती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा जो भी बिहार का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रो पैक्स टर्मिनल और रो पैक्स सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो जिस राज्य के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वहीं ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रो पैक्स टर्मिनल और रो पैक्स सेवा का उद्घाटन किया गया, रो ऑन और रो ऑफ, ठीक है। ये जो है ये आपका समुद्र में आपका जहाज के द्वारा जो भी है होता है, व्यवसाय होता है, जो भी मतलब आपका चीज़ें यहाँ से वहाँ ली जाती है, पहुँचाई जाती है, उसी से जुड़ी एक इनिशिएटिव है जो कि गुजरात के हजीरा, ठीक है, गुजरात के हजीरा रोपैक्स टर्मिनल और रोपैक्स सेवा का उद्घाटन किया गया है। और इस सेवा से घोघा से, कहाँ से, मैं तो फिर से लिखता हूँ थोड़ा सा, घोघा मैं इंग्लिश में लिखता ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। घोघा एंड हजीरा
घोघा टू हजीरा, घोघा टू हजीरा के बीच में 375 किलोमीटर की जगह पर 90 किलोमीटर का डिस्टेंस रह जाएगा। तो इससे जो है वो व्यवसाय करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इजी बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा रोपैक्स टर्मिनल और रोपैक्स सेवा का उद्घाटन गुजरात में किया गया। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रिसेंटली ये अपॉइंटमेंट, जितने भी अपॉइंटमेंट कराए गए हैं, बिल्कुल आप लोग याद रखिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो जाए, चाहे राष्ट्रपति हो जाए, चाहे वो आप हमारे देश से कोई भी चीज, कोई भी मंत्रालय से जुड़े हो, चाहे वो आपका राज्यसभा का मतलब विपक्ष दल का नेता हो, चाहे वो लोकसभा का विपक्ष दल का नेता हो, तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, जो भी न्यू अपॉइंटमेंट हुई है, चाहे वो सेबी का बनने वाले हो, चाहे आपके चीफ जस्टिस बनने वाले हो, तो आप लोग सारे चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हमीद बाकायोको को आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दूध दिवस 1 जून को, हर साल 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष का थीम क्या था? द 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। क्या था? द 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं आपको, ताकि आप लोग का समय भी बचा रहे और आप लोग बोर भी ना हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव पूंजी सूचकांक 2020 में कौन से देश शीर्ष स्थान पे रहा है? तो मैं आपको पहले ही बताया हूं कि सिंगापुर हो गया, डेनमार्क हो गया, आइसलैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये सब जो कंट्री है वो हमेशा कोई भी इंडेक्स निकले ये टॉप पे रहते हैं। ठीक है, अगर जो टॉप 5 का हो जाए तो यहाँ पे ये आइसलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क का नाम हमेशा रहेगा। ये नॉर्वे भी हो जाए तो सारा जो भी अभी आपका हैप्पीनेस इंडेक्स आया था वो आइसलैंड का नाम रहा। क्यों होता है भाई? हम लोग के देश में गर्मी इतना पड़ता है, इसलिए हम लोग का दिमाग गर्म रहता है। दिमाग गर्म होता है, खुश कहाँ होंगे भाई? वहाँ ठंडा पड़ता है, वहाँ बर्फ रहता है, हमेशा दिमाग जो होता है वो कुलियाल रहता है, कूल रहता है। तो काहे का टेंशन, काहे का गुस्सा, काहे का सैडनेस? हमेशा हैप्पी लोग रहेगा ही। हम लोग की तरफ भी वर्षा खूब होते रहे, खूब मतलब बर्फ पड़ते रहे, मजा आते रहेगा, हमेशा खुश रहेंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये जो मानव पूंजी सूचकांक 2020 का है वो सिंगापुर के द्वारा टॉप किया गया। ठीक है, ये जो है वो भारत का स्थान इसमें 116वां था। ठीक है, 160 था आपका भारत का स्थान, और ये जो है सिंगापुर जो है वो फर्स्ट स्थान पे था। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट मानव पूंजी सूचकांक 2020 जो है, 2020 नहीं, मानव पूंजी सूचकांक जारी की जाती है। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और ये बुक्स एंड ऑथर से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब प्रॉमिस लैंड पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री भूतपूर्व राष्ट्रपति कहाँ के? अमेरिका के। कौन थे? बराक ओबामा जो थे, उनका ये बुक है अ प्रॉमिस लैंड। और मिशेल ओबामा भी एक पुस्तक लिखी थी जिनका नाम था बिगनिंग। क्या था? बिकमिंग, माफ कीजिएगा, बिकमिंग इनका पुस्तक का नाम था। बिकमिंग लिखा गया है मिशेल ओबामा, और बराक ओबामा के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया? अ प्रॉमिस लैंड। तो ये जो 2 बुक है बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है कि भारत के 11वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? भारत के 11वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये जो है वो यशवर्धन सिन्हा जी को 11वें मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। ये केंद्रीय सूचना आयोग जो है उसका गठन कब किया गया था? तो 2005 में आरटीआई एक्ट के द्वारा ये मुख्य मतलब केंद्रीय सूचना आयुक्त का पद को बनाया गया था 2005 में आरटीआई एक्ट के द्वारा। ठीक है, और एक केंद्रीय सूचना जो आयोग है उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। तो ये सब चीजें जो है वो आप लोग याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपके गवर्नर से, स्टेट के गवर्नर से प्रश्न है, और प्रश्न क्या है कि इनमें से किसका मिलान सही नहीं है? यानी अन्य जो 3 है उसका मिलान सही होगा, एक जो होगा उसका मिलान सही नहीं होगा। देखिए ऑप्शन देखिए, सिक्किम गंगा प्रसाद बिल्कुल सही है, मेघालय का सत्यपाल मलिक जी है बिल्कुल सही है, नागालैंड का RN रवि है ये भी बिल्कुल सही है, त्रिपुरा का नजम्मा हेपतुल्ला। अरे भाई यही तो आप गलती कर दिए हो। त्रिपुरा का है रमेश बैस। क्या है? रमेश बैस। और नजम्मा हेपतुल्ला जी जो है वो मणिपुर के हैं। कहाँ के हैं? मणिपुर के। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा कि त्रिपुरा के हैं
रमेश बैस, और मणिपुर के हैं नजीमा हेपुतुल्ला। ठीक है, अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विश्व मृदा दिवस 2020 का थीम क्या था? मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 दिसंबर को हर वर्ष विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। और इस साल का थीम 2020 का थीम जो था वो कीप सॉइल अलाइव प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी था। क्या था? कीप सॉइल अलाइव प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये जो थीम था किसका? विश्व मृदा दिवस। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये भूटान के साथ में पर्यावरण क्षेत्र के लिए भारत के साथ ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये भी प्रश्न काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए कि वाईफाई की सुविधा प्राप्त करने वाला 500वां रेलवे स्टेशन कौन है? तो ये जो है 500वां रेलवे स्टेशन जो बना है वो मिदनापुर है। मिदनापुर जो कि वेस्ट बंगाल का ये स्टेशन है, और वेस्ट बंगाल का स्टेशन जो है वो 500वां रेलवे स्टेशन वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला है। हालांकि आजकल वाईफाई सुविधा का जो यूज़ करता है वो स्टूडेंट्स लोग भी करता है। अगर जो उनका नेट खत्म हो जाता है तो वो लोग चला जाएगा अपना स्टेशन पे, वहाँ पे वाईफाई ले लेगा, मूवीज़ वगैरह डाउनलोड कर लेगा और अपना रात को सुहाना बना लेगा। ठीक है, तो हालांकि ये सब किया जाता है, तो दैट्स नॉट गुड फॉर स्टूडेंट्स। भाई अपना टाइम स्टडीज़ में दीजिए, वहाँ पे लगाइए जितना टाइम लगाना है। हाँ, वीक में कभी ना कभी एक मूवीज़ देख लीजिए ताकि आपका मूड रिफ्रेश रहे। तो ये सब जो सारे प्रश्न थे वो थे पार्ट टू के करंट अफेयर्स का, जो आपकी ईयरली का प्रश्न कराया जा रहा है आपके एग्जाम्स को देखते हुए। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, तो ये सब जितने से सारे प्रश्न थे आप लोग एक बार देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। अगर जो फिर से याद नहीं होता 2 बार देख लीजिएगा, फिर आपको चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो क्लास तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। जो लोग पार्ट 1 देखे हैं उन लोग को तो सही है, जो लोग नहीं देखे हों मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। अगर वो भी देखते हो और ये भी देखते हो, यहाँ पे लगभग 50 क्वेश्चन का संग्रह था, 50 क्वेश्चन आपको करा दिया गया है, और ये क्वेश्चन को याद कर लेते हो तो आपका एग्जाम बिल्कुल अच्छा जाने वाला है। ठीक है, तो धन्यवाद, वीडियो क्लास तक रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, अच्छी तरीके से अपना पढ़ाई कीजिए। जय हिंद,